गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारी हिस्ट्री का लेसन नंबर 6 आधुनिक भारत में स्वाधीनता आंदोलन। और पिछले लेक्चर तक हमने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा अगला टॉपिक, राजनीतिक आंदोलन 1920 से 1947 तक के काल का। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं असहयोग आंदोलन। बच्चों, प्रथम विश्व समाप्ति के बाद में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया और अंग्रेज़ सरकार ने रोलेट एक्ट जैसे काले कानून बनाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भी जो था वो पूरे देश के अंदर असंतोष का वातावरण था। और ये सभी जो थे वो असहयोग आंदोलन के कारण बने। गांधी जी ने कांग्रेस और खिलाफत समिति की मांगों को मिला दिया। उन्होंने सरकार के सामने एक मांग रखी कि एक तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसके ऊपर वो खेद प्रकट करे और साथ ही साथ टर्की के प्रति अपने व्यवहार को कुछ विनम्र करे। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि हम असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और उसके फलस्वरूप गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्लियर। और इसकी शुरुआत किसने से हुई कि लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उस कलकत्ता के इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया। और इसी अधिवेशन में जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का अधिनियम जो था उसके अनुसार नवंबर 1920 में जो चुनाव होने वाले थे उस चुनाव का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। अब इस असहयोग आंदोलन के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए, यानी क्या क्या उसके अंदर किया जाएगा, तो उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि एक तो असहयोगात्मक कार्यों में सरकारी उपाधियां जो भी मिली हुई हैं उन उपाधियों को वो लौटा देंगे और अवैतनिक पदों पर का जो था वो त्याग करेंगे। साथ ही साथ जो सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव हैं उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और यहाँ तक सरकारी नौकरियों से भी त्यागपत्र दे दिए जाएंगे। और रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी स्थापना की जाएगी, झगड़ों को निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना की जाए और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के ऊपर बल दिया गया। जगह जगह जो थी वो स्वदेशी का प्रचार किया गया, शराबबंदी की गई, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया, जो आपसी छुआछूत या जो भेदभाव की भावनाएं हैं वो दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ गांधी जी ने ये भी विश्वास दिलाया कि इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से यदि हम लागू करें तो हमें मात्र 1 वर्ष के अंदर ही स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। और गांधी जी के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के और बहुत से जो आपके जो विद्वान जो थे उन्होंने अपनी उपाधियां भी लौटा दी। जैसे जमनालाल बजाज जो थे उन्होंने राय बहादुर की उपाधि जो थी वो लौटा दी थी। और स्वयं महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो केसरे हिंद की उपाधि उन्हें दी थी वो भी उन्होंने लौटा दी। और ऐसे ही बहुत से नेता हुए जिन्होंने अपनी उपाधियों को लौटा दिया और जो विद्यार्थी थे उन्होंने विद्यालयों का और कॉलेज का जो था वो बहिष्कार करना शुरू किया। इसके अलावा इस आंदोलन के अंदर 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स जब बम्बई पहुंचे तो प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए जो तैयारियां की गई थी, किंतु बम्बई की जनता ने इसके विरोध में जुलूस निकाला। यानी उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया था। मजदूरों ने कारखानों को बंद कर दिया, वहाँ पे हड़तालें कर दी, जगह जगह प्रदर्शन किए गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस तरह के आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया। जगह जगह गोलियों से भी जो था वो आंदोलनों को दबाया गया। बहुत से श्रमिक उसके अंदर जो थे वो हताहत भी हुए। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास है, लाला लाजपत राय है और मौलाना शौकत अली है, इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि इस आंदोलन की गति को कम किया जा सके। और गांधी जी जो थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। और अंग्रेज़ सरकार ने जो था वो मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली
जिन्ना के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास किया और 1921 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो था वो वायसराय ट्रेडिंग से मिला, किंतु उनमें भी समझौता नहीं हो पाया। और इसी बीच में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ जो दिसंबर 1921 में हुआ। इसमें देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे वो अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद में उन्होंने अंग्रेज सरकार के वायसराय लॉर्ड रीडिंग को ये चेतावनी दी कि यदि सरकार ने एक सप्ताह के भीतर दमन चक्र को बंद नहीं किया तो और जो बंदी है जो हैं उनको रिहा नहीं किया तो बारडोली में सामूहिक सविनय आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक घटना घटित हुई जो थी चोरी चोरा कांड, जो 5 फरवरी 1922 को घटित हुई। बच्चों, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंदर चोरी चौरा नामक स्थान के ऊपर एक घटना घटी, जिसके अंदर क्या हुआ कि चोरी चौरा में शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस ने दबाना चाहा, जिसके कारण वहाँ की भीड़ जो थी वो उत्तेजित हो गई और उन्होंने पुलिस चौकी को घेर करके उसमें आग लगा दी और इसमें एक थानेदार और करीबन 21 सिपाही जो थे वो मारे गए। अब गांधी जी जो थे वो इस घटना से जो थे वो काफ़ी आहत हुए और वे सदैव ही अहिंसा के समर्थक थे और चूंकि ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया था इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। बच्चों, गांधी जी की इस घोषणा के बाद में जेल में बंद लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो थे वो इनके निर्णय से काफ़ी दुखी हुए। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी जी के इस निर्णय से नाराज हुए। काफ़ी उनको दुख हुआ कि गांधी जी ने इस समय इस आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहिए था। 10 मार्च 1922 को क्या हुआ कि महात्मा गांधी को भी जो था वो राजद्रोह का आरोप लगा करके गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। 6 वर्ष की सज़ा उनको सुनाई गई थी, लेकिन 1924 में ही उनको छोड़ दिया गया। अब बाहर आकर के उन्होंने पूरा ध्यान जो था वो खादी को बढ़ावा देने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने में लगाना शुरू कर दिया। बच्चों, इस आंदोलन की बहुत जगह आलोचना की गई और उसमें आधार क्या बनाया गया कि ये आंदोलन जो था वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि ये आंदोलन स्वराज प्राप्ति में को प्राप्त नहीं कर सका और गांधी जी ने ये कहा था कि 1 वर्ष के भीतर ही जो था वो स्वराज मिल जाएगा, लेकिन वो अपने इस वादे को भी पूरा नहीं कर सके। खिलाफत के प्रश्न पे का भी अंत हो गया था। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में भी ये आंदोलन सफल नहीं हुआ और साथ ही साथ ये इस आंदोलन के बाद में सांप्रदायिक भावना भी जो थी वो भड़कने लगी थी। लेकिन इस आंदोलन ने कई रचनात्मक कार्यों में अवश्य सफलता प्राप्त की, जिसके अंदर ये था कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखा चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, इन सब चीज़ों को एक नई आयाम, नया पहल जो था वो ये आंदोलन दे पाया। खैर, इतने भारतीयों ने स्वराज को प्राप्ति के लिए इस आंदोलन ने जो थी वो एक प्रबल इच्छा जरूर जागृत कर दी थी और इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए जनता को संगठित करना शुरू कर दिया था। अब उसके बाद में है आपका टॉपिक, वो है खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन को इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको वैसे बता देता हूँ कि खिलाफत आंदोलन क्या था। कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना था और खलीफा के पद को बनाए रखना था। इसलिए जो तुर्की के जो मुसलमान जो थे वो खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए वहाँ जो आंदोलन कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार उनका विरोध कर रही थी, तो भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने जो था वो असहयोग आंदोलन के साथ इस खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है 1922 से 1930 के घटनाक्रम के अंदर स्वराज दल। बच्चों, 1922 के जो से लेकर के 1930 तक के जो घटनाक्रम है उसके अंदर स्वराज दल की जब हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया गांधी जी ने, तो उसके बाद में कांग्रेस के अंदर भी जो था वो मतभेद शुरू हो गया था। उसके अंदर दो विचारधारा के लोग आ गए थे, एक तो परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी। जो 1919 के मॉन्टेस्क्यू अधिनियम जो बनाया गया था, चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसके तहत जो विधानमंडलों के जो चुनाव होने थे
उस चुनाव में भाग लेने को लेकर के परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो तरह की विचारधारा के लोग कांग्रेस में हो गए थे। अब वो कौन कौन से थे, क्या उनकी विचारधारा थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक तो वे थे जो विधानमंडलों के अंदर चुनाव में भाग लेकर के और अंग्रेज सरकार का विरोध करना चाहते थे। और दूसरे लोग जो थे वो क्या थे, वो थे जो ये चाहते थे कि इन चुनावों के अंदर हम भाग नहीं लेंगे और बिना भाग लिए ही हम ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। तो काउंसिल में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने की नीति अपनाने अपनाने वाले जो लोग जो थे वो तो क्या कहलाए, परिवर्तनवादी। और जो उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे वो क्या कहलाए, अपरिवर्तनवादी। इन अपरिवर्तनवादी लोगों के अंदर कौन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी और राजगोपालाचारी जैसे नेता थे जो विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने का विरोध कर रहे थे। ये लोग क्या कहते थे कि हमें सूद काटना, शराबबंदी, छुआछूत समाप्ति, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने आदि रचनात्मक कार्यों को चलाने के वो पक्ष में थे। जबकि दूसरे जो विचारधारा के लोग थे वो ये चाह रहे थे कि काउंसिल के अंदर भाग लिया जाए और वहाँ पे जा कर के और ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाए। ठीक है। और परिवर्तनवादियों ने क्या किया कि मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुला करके और स्वराज दल की स्थापना की। इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि स्वराज दल की स्थापना जो थी वो कब हुई और किसने की, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए। ठीक है। और ये निर्णय लिया गया कि केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषदों के अंदर वो प्रवेश करेंगे और एक निश्चित समय में राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। और इन्होंने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों का समर्थन देने का भी निर्णय लिया था। और बच्चों, इन चुनावों के अंदर नवंबर 1923 में विधानमंडल के चुनाव में स्वराज दल को सफलता भी मिली और स्वराज दल के प्रयासों से 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया। और लेकिन हुआ क्या कि जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद में स्वराज दल को बड़ा आघात पहुंचा और 1926 के चुनाव में स्वराज दल को विशेष सफलता नहीं मिली और स्वराज दल का प्रभाव समाप्त हो गया। उसके बाद में है हमारा अगला टॉपिक, वो है साइमन कमीशन। बच्चों, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की और इस साइमन कमीशन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में एक भी सदस्य जो था वो भारतीय नहीं था। और इस आयोग का उद्देश्य संवैधानिक सुधारों द्वारा पर सुझाव देना था और भारतीय शासन व्यवस्था के संबंध में जांच करते हुए इस कमीशन ने रिपोर्ट देनी थी। उत्तरदायी शासन लागू करना उचित है या नहीं है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू होना चाहिए या नहीं, इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करने के लिए ये आयोग जो था वो गठित किया गया था। लेकिन इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने की वजह से भारतीयों ने जो था वो इसका विरोध किया और जगह जगह साइमन कमीशन का विरोध किया गया और जगह जगह जो था वो आंदोलन चलाए गए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और इसी साइमन कमीशन के विरोध के चलते जो सैंडर्स ने जो लाठीचार्ज किया, उस लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय जो थे वो घायल हो गए और कुछ समय के पश्चात लाला जी की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु का बदला जो था वो भगत सिंह ने सैंडर्स को मार करके लिया था। बच्चों, साइमन कमीशन के विरोध के बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट है, उस नेहरू रिपोर्ट की का गठन जो था वो 1928 में हुआ था और भारत सचिव लॉर्ड ब्रैकनहेड जो थे उन्होंने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी थी कि वो एक ऐसा संविधान बनाए जो देश के सभी समुदाय वर्गों को मान्य हो। तो 1928 में सरदल सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया जिसके अंदर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति के कार्य भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। इस
समिति को ही, जो रिपोर्ट जो इन्होंने तैयार की थी उसी को हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और इस नेहरू रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी वो कौन कौन सी थी, तो इसके अंदर पहली बात ये थी कि भारत को अधिराज्य अर्थात औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए, यानी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्रता दी जाए। अधिकारों की एक ऐसी घोषणा की जाए जिसमें भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता हो, यानी धार्मिक और राजनीतिक रूप से किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। और सांप्रदायिक आधार पर अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, यानी जो था वो अलग अलग चुनाव नहीं होने चाहिए, सबको लिए एक समान चुनाव व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यद्यपि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधायिकाओं में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जानी चाहिए, अलग से चुनाव व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था हो, प्रांतों में स्वायत्तता की जाए और सारी शक्ति केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भारत सरकार के हाथ में हो। केवल विदेशी मामलों को जो था वो ब्रिटिश नियंत्रण में रखा जाए। नेहरू रिपोर्ट जो जुलाई 1928 में प्रकाशित की गई और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस जन आंदोलन चलाएगी। और मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी। उसके बाद में बात आती है पूर्ण स्वराज की। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूर्ण स्वराज जो था वो दिसंबर 1929 में जो था वो इसका प्रस्ताव दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि जो थी वो कौन सी थी, 31 दिसंबर 1929 को समाप्त हो गई और इस कारण कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वराज की मांग बुलंद कर दी। दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी तय किया गया था कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और इसके बाद यह दिवस कांग्रेस और भारत की स्वतंत्रता के प्रति वर्ष जो था वो मनाया जाने लगा। और ये जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था। और इसी चीज़ को लेकर के या इसी दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी का दिवस तो 15 अगस्त था और क्रांतिकारियों ने 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। तो इस 26 जनवरी की दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान को लागू करने का दिन जो था वो 26 जनवरी रखा गया। क्लियर? ओके। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सविनय आंदोलन और दूसरे जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।